लास्ट क्लास में मैंने तुम्हारे को इंट्रोडक्शन टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया था। आज मैं तुम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड दो थ्योरम है वो पढ़ाने वाला हूँ। जो पहली थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ओके। इसमें क्या होता है बेसिकली, दिस इज ओनली वैलिड फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट्स। प्लेनर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट जो सिर्फ 2D में लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल तुम बोलो इट्स अ रिंग, या तुम बोल दो डिस्क, या तुम बोल लो कोई भी स्क्वायर प्लेट, या अपन बोल देंगे एनी ट्रायंगुलर प्लेट, और यू कैन से दैट एनी आर्बिट्ररी शेप विच इज ओनली इन द 2 डायमेंशन। ये कोई भी आर्बिट्ररी शेप ले लो जो सिर्फ 2D में लाई करता है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ इसी के लिए वैलिड होती है, ओके। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का प्रूव करेंगे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी प्लेनर ऑब्जेक्ट है, तो इस प्लेनर ऑब्जेक्ट में मैं कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस बना दूंगा। जैसे कि सपोज करो मैंने ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस बना दी, एक को मैं बोल देता हूं x और एक को बोल देता हूं मैं y। तो जो तीसरी एक्सिस है जो कि z एक्सिस है, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी, देन अगर अपने को इस एक्सिस जो x एक्सिस है जो कि प्लेन में लाई करती है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ix है, और दूसरी एक्सिस जो प्लेन में लाई करती है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया iy है, देन वी कैन से दैट जो परपेंडिकुलर एक्सिस है प्लेन के, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा iz, दैट विल बी गिवन एज iz इज इक्वल टू ix प्लस iy। क्लियर है? थ्योरम क्या स्टेट करती है कि अगर कोई सी भी दो एक्सिस तुम प्लेन में बना लो जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, तो थर्ड एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है और उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया iz वो ix और iy का सम होगा, दैट इज iz इज इक्वल टू ix प्लस iy। इसका सिंपल सा प्रूफ कर लेते हैं लोग। सपोज कर लो कि हमने कोई स्मॉल एलिमेंट dm ले लिया, ओके। इस dm के अगर अपन कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x, y है। तो ये जो dm मास है, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है। सो अगर अपने को x एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ix क्या हो जाएगा, ix इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm y स्क्वायर। सिमिलरली अगर अपने को y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो y एक्सिस से इस dm मास का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x हो जाएगा। तो y एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा iy, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm x स्क्वायर, जो कि पूरे लेमिना पे इंटीग्रेट हो जाएगा। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z एक्सिस, तो z एक्सिस के अबाउट जो है इसका जो डिस्टेंस होगा z एक्सिस से वो कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो iz कैसा आएगा हमारा, iz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, which is equal to integration of dmx square plus integration of dm y square, and this will equal to dmx square is iy and dy square is ix.
सो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये क्लियर है तुम लोगों को? सो प्लेनर एक्सिस सिंपल ये बोलती है कि अगर दो एक्सिस किसी भी प्लेन में परपेंडिकुलर है और उनके बॉर्डर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स और आई वाई है, तो थर्ड एक्सिस जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई जेड, दैट विल बी आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। ओके, सो अब हम नेक्स्ट टाइम मूव टू द सेकंड थ्योरम, और जो दूसरी थ्योरम है वो है बेसिकली पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, पहली जो थ्योरम पढ़ी मैंने अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होती है, बट ये जो थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये हर तरह के ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। एंड व्हाट इज द थ्योरम? अगर कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, एंड अगर तुम्हारे पास सपोज करो ये एक्सिस है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, एंड ये एक्सिस अगर सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, एंड इफ यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस व्हिच इज आई सेंटर ऑफ मास, तो कोई भी दूसरी एक्सिस जो इस एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी दूसरी एक्सिस जो इस एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्सिस कौन सी है? जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो कोई भी दूसरी एक्सिस जो इस एक्सिस के पैरेलल है, अगर उसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो d है, देन I इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर। ये जो दोनों एक्सिस है, ये वाली एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और दूसरी एक्सिस जिसके अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये दोनों एक्सिस क्या होनी चाहिए? पैरेलल, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो d है। ओके, सो लेट्स से अगर अपने को इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अपन इसको ओरिजिन मान लें, तो कोई भी अगर मास ले लें अपन, स्मॉल मास dm जिसके कोऑर्डिनेट x, y है और z भी होगा, व्हाट आई कैन डू इज विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरेलिटी, व्हाट आई कैन डू इज विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरेलिटी I can assume that ये जो दोनों एक्सिस है ना, ये z एक्सिस के पैरेलल है, वो अपन कर सकते हैं। इसको कोई ना कोई एक्सिस तो नहीं पड़ेगा, तो अपन इसको z एक्सिस मान लेते हैं। उसका फायदा क्या होगा कि जब भी अपने को इस पार्टिकल का डिस्टेंस इस एक्सिस से निकालना होगा, तो क्योंकि ये एक्सिस और ये एक्सिस, ये पॉइंट दोनों z एक्सिस, ये एक्सिस z एक्सिस के पैरेलल है, तो दोनों के कोऑर्डिनेट z सेम हो जाएंगे, तो अपने को जो डिस्टेंस मिलेगा वो सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मिलेगा। ओके, सो अगर अपने को पॉइंट O के अबाउट जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट अगर अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, देन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन करते हैं ये जो पॉइंट है जो सेंटर ऑफ मास से पास हुई एक्सिस, तो सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स अपन मान लेते हैं x0 y0। ओके, एंड अपन ये मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, अगर सेंटर ऑफ मास को ये माना जाए, तो इसके रेस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट पर मान लेते हैं xc yc। ओके, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा? I सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm xc स्क्वायर प्लस yc स्क्वायर। अगर अपन देखेंगे तो you see that x is equal to x naught plus xc and y is equal to y naught plus
वाई सी। ओके, तो अपन इस आई को वापस से रीराइट करेंगे, तो आई क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की क्या आ जाएगा, एक्स नॉट प्लस एक्स सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा वाई नॉट प्लस वाई सी का स्क्वायर। ओके, so this is equal to integration of dm, I'll say x naught square plus y naught square plus xc square plus yc square plus twice x naught xc plus y naught yc. Okay, and dm x naught square plus y naught square, x naught square plus y naught square क्या है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, so this is constant, and if this distance is d, then this is simply md square. dm xc square plus yc square, this is basically I center of mass. एक्चुअली हमको प्रूफ यही करना है, I is equal to I center of mass plus md square. इसका मतलब तो बची हुई टर्म है, अगर मैं बची हुई टर्म को लिख लूं, दिस इज twice integration of dm x naught xc plus dm integration of y naught yc. Then you can clearly see x naught the constant है, बाहर आ जाएगा. This is what integration of dm xc. xc क्या है, coordinate of this mass with respect to the center of mass. इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन m हमारे को क्या देता है, x सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे क्योंकि xc जो है वो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ही लिया गया है, सो आई कैन से दैट अगर तुम इसको देखोगे, मैं इसको अलग से यहाँ पे ले लूँ, देन x वाई x नॉट कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dm xc, एंड बिकॉज xc इज द कोऑर्डिनेट मेजर विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, so basically it's like it will give us the center of mass coordinate which is 0, इसीलिए ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये किसको डिनोट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास को डिनोट कर रहा है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर. ओके, इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या है, I is moment of inertia about a axis, I center of mass is the moment of inertia about the axis which is parallel to this axis and passing through center of mass, and d is the particular distance between these two parallel axes. क्लियर है तुम लोगों को? तो दो थ्योरम पढ़ी हम लोगों ने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम is only valid for the planar lamina, but parallel axis theorem is valid for all kind of object. Okay, and एक फॉर्मूला तुम लोगों को और बता देता हूँ जिसको हम आगे सवालों में यूज करेंगे, कि सपोज तुम्हारे को किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है I1 and you are supposed to find the moment of inertia about the axis I2, then first of all you should know the axis which is passing through center of mass. ओके, सपोज कर लो इसके बीच में डिस्टेंस d1 है और इसके बीच में डिस्टेंस d2 है. ओके, then you know that I1 is equal to I center of mass plus m d1 square, and I2 is equal to I center of mass plus m
स्क्वायर, क्योंकि हमारे को I1 दे रखा है और I2 निकालना है. We can subtract these two equations and I can say I2 is equal to I1 plus m d2 square minus m d1 square. So without finding out the center of mass without finding the moment of inertia about the axis passing through center of mass, we can directly use this result and find out the moment of inertia about any given axis. Clear है यहाँ तक? In the next class, what we'll do is we'll try to solve the questions based on the two theorems, parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. I'll end the class here only and continue in the next class.